हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेट क्रैकर बाय विमल कुमार चैनल में। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ICMR 2021 के जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस और साथ साथ आंसर और उसका डिस्कशन। अभी हम लोग सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2019 का जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने आपको बताया था कि जो ICMR का जो फॉर्म भरने का जो प्रॉब्लम्स था वो रिजॉल्व कर दिया गया है। यानी कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना PG 2012 से लेकर के 2024 के बीच किया हुआ है और उनका एज 30 वर्ष या 30 वर्ष से कम है तो वो फॉर्म फिलअप आसानी से अब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमारे ही चैनल इस मुद्दे को उठाया था, हमने मेल भी किया था और वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने कि मेल का कटआउट भी हमने आपको अपलोड किया था। तो अब ज़्यादा देर नहीं करना है, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, अगर अभी तक आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो भर दीजिए, क्योंकि 30 जुलाई ही इस फॉर्म का लास्ट डेट है। फॉर्म को भरिए और आ जाइए चैनल पे और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जनरल एप्टीट्यूड का। हम लोग साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर उस सेक्शन को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन बना सकते। ये क्वेश्चन आपको 9th फिजिक्स से उठाया गया है, मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो अगर वहाँ से आप देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन है कि कार B जो है कार A से 100 मीटर आगे है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे है आपका कार A है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कार B है। कार B जो है वो कार A से कितना मीटर आगे? 100 मीटर आगे। चलिए, अब कह रहा है कि कार A इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कार जो है 10 मीटर पर सेकेंड के स्थिर चाल से चल रहा है, यानी कि उसके वेग में, चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो स्थिर चाल से चल रहा है। ठीक है, और कार B जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है कि पहले वो रेस्ट में था, यानी कि U उसका प्राथमिक वेलोसिटी जो था 0 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, अब वो स्टार्ट करके V आपका अननोन है जो हमको मालूम नहीं है। एक्सेलरेशन इसका दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द कार। अब दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको ज्ञात करना है, तो वो आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। S = UT + हाफ AT स्क्वायर। तो अगर आप SA को लेते हैं, ठीक है, SA को लेते हैं, ठीक है, तो SA जो है, ठीक है, SA को अगर आप लेते हैं तो SA पहले से कितना है? 100 मीटर की दूरी बनाए हुए है पहले से, और वो किस स्पीड से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि उसका U क्या है? तो U की जगह पे हम 10 रख सकते हैं, प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे A इसका क्या है? एक्सेलरेशन। कार A के लिए जो एक्सेलरेशन है वो नहीं दिया गया, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि SA बराबर हो जाएगा 100 + 10T। ठीक है, अब अगर SB की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपको UT क्या है? 0 है, तो UT जो होगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। अब बचा क्या? हाफ AT स्क्वायर। A क्या दिया हुआ है? 2 और T स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि SB जो होगा वो हो जाएगा T स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब मिनिमम डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम लोगों को दोनों की दूरी को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। SB - SA। तो SB क्या है हमारा? T स्क्वायर, और SA क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं 100T + 100। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? तो SB - SA = T स्क्वायर - 10T + 100। इसको हम लोग बाइनोमियल जो इक्वेशन होता है मैथ का उसके अनुसार लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें T - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, T - 5 का होल स्क्वायर
प्लस 25 प्लस 75 तो लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपको t = 5 और डिस्टेंस हो जाएगा 75। अगर इस इक्वेशन को आप हल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि t 5 सेकेंड के पश्चात वो मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा 75 मीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोइंग टू 40 मीटर साउथ ऑफ हर हाउस मेहर टर्न्स लेफ्ट। कौन है? मेहर है। वो पहले यहाँ पे कि इस तरह का डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं डायरेक्शनल रीजनिंग का। तो पहले आप ये लिख लीजिए, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। ये कह रहा है कि गोइंग टू साउथ ऑफ हर हाउस, यहाँ से वो साउथ की तरफ जाती है, कितना मीटर? 40 मीटर। ठीक है, एंड वहाँ से लेफ्ट ले लेती है। तो अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो आपका लेफ्ट जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा। किधर होगा? आप अगर दक्षिण की तरफ अपना मुंह करके जाते हैं तो आपका बायां जो होगा वो क्या होगा? पूरब होगा। अब बाएं तरफ वो कितना मीटर जाती है? 20 मीटर। ठीक है, देन टर्न टू द नॉर्थ। अब नॉर्थ किधर है? इधर है, यानी कि ऊपर की तरफ। कितना चलती है? यहाँ भी वो चलती है 20 मीटर, यानी कि इसका आधा, 40 का आधा जितना वो इधर आई थी, साउथ आई थी। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ आने के बाद वो अपने घर की तरफ मुड़ जाती है। घर कहाँ है? यहाँ पे। कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अगर वो घर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ से वो डायगोनली मुड़ेगी। तो डायगोनली दिशा क्या होगा? दक्षिण पूरब, दक्षिण और पूरब को मिला करके साउथ ईस्ट। तो यानी कि साउथ ईस्ट जो होगा हमारा यहाँ पे आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला कह रहा है which 2 months in a year have the same calendar। which 2 months in a year have the same calendar। तो इसके लिए अगर आप एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 733 614 625 और 735। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस मंथ का कोड सेम है वो सेम कैलेंडर महीना शो करेंगे। तो ये 3 और ये 3, फरवरी और मार्च सेम कैलेंडर महीना शो करते हैं। इसके साथ नवंबर भी सेम कैलेंडर महीना शो करेगा। अब यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया उसको मिलाना है। कह रहा है सितंबर और दिसंबर। सितंबर का कोड क्या है? ध्यान दीजिएगा, सितंबर का कोड 5 है और दिसंबर का कोड 5 है, यानी कि आंसर आपका यही हो जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन इससे अलग हो, तो सबको मिला के देख लेते हैं। अप्रैल और नवंबर मिला के देख लीजिए। अप्रैल क्या है? कोड 6 है। नवंबर का कोड क्या है? 3 है, ये नहीं होगा। मई और अगस्त, मई का कोड क्या है? 1 है। अगस्त का कोड क्या है? 2 है, ये भी नहीं होगा। फिर आपका जून और सितंबर, जून का कोड क्या है? 4 है और सितंबर का कोड क्या है? 5 है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? सितंबर टू दिसंबर। ओके, चलिए आइए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एट अ रेलवे स्टेशन 24 आवर वॉच। आपको पता है कि रेलवे का स्टेशन पे जो घड़ी लगी होती है 24 घंटे की होती है। आप उसमें 16 बजे देख सकते हैं, 17 बजे देख सकते हैं ना, 18 बजे देख सकते हैं। तो 3 मिनट्स इन 4 आवर, यानी कि हर चौथे घंटे मतलब हर 4 घंटे के पश्चात उसमें 3 मिनट का लॉस हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ इट सेट करेक्टली ऑन संडे नून, अगर रविवार की दोपहर उसको करेक्टली सेट किया गया था तो वो अगला करेक्ट टाइम कब बनाएगी। इसको रीजनिंग, वॉच रीजनिंग आता है, आप उस सेक्शन से आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर रीजनिंग से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, और वॉच रीजनिंग से 1 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी घड़ी, कोई भी वॉच जिस टाइम से अपना 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी मिनट हो, जिस टाइम से लॉस करना शुरू होती है उसके ठीक 24 घंटे के पश्चात
मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 1 मिनट वो लॉस कर रही है, ठीक है, 1 घंटे में चाहे 2 घंटे में, तो अगर ये 1-1 मिनट करके जब 24 घंटा लॉस कर देगी तब जाके वो एक करेक्ट टाइम दिखाएगी, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 3 मिनट लॉस कर रही है, तो 3 मिनट 24 घंटे में कितना मिनट होता है, ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में होता है 1440 मिनट। तो जब तक वो 1440 मिनट पूरा का पूरा लॉस नहीं कर देगी वो करेक्ट टाइम नहीं बताएगी। तो हमको यहाँ पे ये ज्ञात करना है कि कितने दिन में वो पूरा 1440 मिनट का लॉस होगा। अगर जिस दिन वो 1440 मिनट पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा आपका उसी दिन करेक्ट टाइम होगा। तो 1440 मिनट उसको लॉस करना है, ठीक है। अच्छा, पर डे वो कितना मिनट लॉस करेगी, 4 घंटे में 3 मिनट करती है, और पर डे कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। तो अगर 24 में हम लोग 4 से भाग दें तो 6, यानी कि 6 गुना 3, यानी कि वो 18 मिनट पर डे लॉस करती है। तो अगर 14 से 40 में हम लोग 18 से भाग देते हैं तो हमको आंसर आता है 80, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, 80, यानी कि 80 दिन के बाद, कब, दोपहर नून, क्योंकि शुरू कब हुआ था, दोपहर नून में ही, तो 80 दिन के बाद वो करेक्ट टाइम शो अप करेगी। कोई दिक्कत? चलिए, अब कह रहा है कि हाउ मेनी प्राइमरी और डेसिडुअस टीथ डज अ नॉर्मल ह्यूमन हैव। ये 11th के बायोलॉजी से आपको मिल जाएगा, 10th के बायोलॉजी में भी अच्छे से पढ़ाया हो तो वहाँ भी बता सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि प्राइमरी और डेसिडुअस दांत कहते हैं दूधा के दांत को, जो कि टूट जाने के बाद फिर से जम जाता है। और ये दांत मोलर टीथ को छोड़ करके जितने भी दांत होते हैं वो प्राइमरी और डेसिडुअस होते हैं। मोलर टीथ कितना होता है, 12, 6 इस साइड, 3 ऊपर 3 नीचे, और फिर 3 ऊपर 3 नीचे इस साइड, तो 6 इधर और 6 इधर, 12। तो टोटल दांत कितना होता है, 32 में अगर 12 घटा दे तो कितना आएगा, 20, यानी कि आंसर आपका 20 होगा। तो मोलर टीथ को छोड़ करके जितने भी दांत होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी एंड डेसिडुअस होते हैं, यानी कि प्राथमिक, पहले उगने वाला। डेसिडुअस यानी कि द्विबार दंती, यानी कि एक बार टूट जाएगा फिर से उगाएगा। लेकिन मोलर के टीथ के साथ ऐसा नहीं होता, वो एक बार आएगा, टूट जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन 16 जनवरी 1969, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको एक यहाँ पे हम बनाए हैं आपको सेम क्वेश्चन, इसके लिए आप एक शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। इस कोड को आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। ये कोड है महीना का, ये कोड है आपको दिन का। संडे के लिए 1, संडे 1 से शुरू करते हैं, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे के लिए 7 या 0। अब हमारा डेट क्या है, 16 जनवरी 1969। इसके लिए फॉर्मूला है, डे कितना है, 16, मंथ का कोड क्या है, जनवरी का 7, ईयर क्या है, 69, ठीक है। अब 69 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो जितना आता है वो भी यहाँ पे ऐड करते हैं। 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हर चौथे वर्ष आपका लीप ईयर होता है, तो इसलिए हम लोग 4 से भाग यहाँ पे देते हैं। सबको ऐड करने के बाद आता है 109, क्या आता है, 109। 109 में हम 1 जोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1900, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है, 1969। अगर हमारा 1869 होता तो +3 करते, 2000 होता तो कोई चेंज नहीं करते, 2069 होता तो कोई चेंज नहीं होता, 2169 होता तो +5 करते, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, 1969, तो हम यहाँ पे +1 करने के, टोटल कितना आया, 110। अब देखिए 110 में हम लोग भाग देंगे 7 से। 7 क्यों, क्योंकि हमारा वीक डे जो होता है वो 7 दिन का होता है। अब 7 से भाग देने पे हमारा शेष जितना आएगा, यानी कि रिमेनिंग जितना आएगा, ये रिमेनिंग कोड हम देख लेंगे किस में, दिन में, किस दिन ये रिमेनिंग कोड जाके करके मैच करता है। तो थर्सडे का कोड क्या है, 5, और रिमेनिंग हमारा क्या आया है, 5, यानी कि 16 जनवरी 1969 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थर्सडे। कोई परेशानी? चलिए, अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021
2020 में आपको पता है कोविड आया था। कोविड के बाद इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ था। इम्यूनाइजेशन के लिए जो थीम बनाया था तो वो बनाया गया था, उस थीम क्या था, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर, क्योंकि उस समय बात चल रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो सोशल डिस्टेंसिंग कब खत्म होगी, जब हम इम्यूनाइज हो जाएंगे, कोविड फ्री हो जाएंगे। तो कोविड फ्री होने का सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाएगी, हम लोग क्लोजर आ जाएंगे। तो दैट इज इसी को सोचते हुए ये थीम बनाया गया था, वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेज। 1 यार्ड जो होता है वो 36 इंच का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट एज द डेल्टा वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2। जो अगला सेकेंड वेव जो आया था उस समय उसको डेल्टा वेरिएंट नाम दिया गया था। उस वेरिएंट को इस कोड के द्वारा सूचित किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोविड-19 mRNA वैक्सीन। कह रहा है कि कोविड-19 का mRNA वैक्सीन किसने बनाया था, तो अमेरिकन फाइजर बायोटेक्निका वैक्सीन था, वो mRNA बेस्ड वैक्सीन था। कह रहा है इन 3 वैज्ञानिकों को उस समय कितने 2020 में इन 3 वैज्ञानिकों को किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इन्होंने उस समय हेपेटाइटिस सी वायरस का जो है आइडेंटिफिकेशन किया था, जिसके लिए इन्हें कोविड-19 जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप आता है, उसकी इंटेंसिटी हम लोग किससे मापते हैं, सिस्मोग्राफ। ये बैरोमीटर जो होता है उससे दाब मापते हैं। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी भी एक होता है। सिस्मोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पे सिस्मोग्राफ जो होगा, ग्राफ का मतलब मापने का ही होता है, ग्राफ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। गोल्ड कैपिटल हम लोग बोलते हैं जोहान्सबर्ग को, इसलिए बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका का है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट है। उसके बाद दूसरा कारण है कि यहाँ पे जितने भी मेजर गोल्ड माइनिंग है, माइनिंग कंपनी है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मेजर गोल्ड, तो इसलिए इसको गोल्ड कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये साउथ अफ्रीका का है। द डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम। ये जीके का क्वेश्चन है, वैसे आप 6th का जियोग्राफी भी देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। आपको पता है कि पोल पे यानी कि ध्रुवों पे सबसे बड़ी रात और सबसे दिन रात 6-6 महीना का रात और 6-6 महीना का दिन होता है, तो उससे बड़ा दिन और रात कहीं नहीं होता। तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़िएगा तो आपको ड्यूरेशन में चेंज जो है, डिफरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO किस कंट्री को मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया था, कब, 2021 में, चाइना को। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब 2019 का क्वेश्चन बताया था, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में किसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया था। तो उस समय आंसर आपका था श्रीलंका, जिसमें 16 के बाद कोई मलेरिया केस नहीं मिला था। तो उस समय पूछा गया था कि 2018 में किसको घोषित किया गया। अभी पूछ रहा है 2021 में किसको घोषित किया, तो चाइना को। अब फिर आप करंट में अगर आप देख लीजिएगा तो करंट में आपको मिल जाएगा कि 2021 में केवडेयर एक देश है जिसको मलेरिया फ्री घोषित किया गया। तो रिसेंट के लिए केवडेयर है आपका। ठीक है, चलिए अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। ऑरेकल जो है ये एंटीवायरस नहीं है। अगला क्वेश्चन, गैसेज यूजुअली यूज्ड फॉर द फिलिंग एंड इलेक्ट्रोड बल्ब। किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में वैसे गैस को ही भरा जाता है जो निष्क्रिय गैस हो, जो कोई रिएक्शन नहीं करे। तो ये आंसर आपका होगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। आर्गन जो होता है उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में न्यूट्रल रहता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। चलिए अब कह रहा है कि ए पी व्हेन सॉक्ड इन वाटर गेन्स। कह रहा है एक मटर जो है वो 40% वेट गेन कर लेता है जब वो पानी को सोखता है और 20% वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है।
तो कह रहा है कि अगर ये चेंजेज आते हैं तो उसकी डेंसिटी में क्या चेंजेज होगी। तो सीधे सीधे समझिए, मान लीजिए कि उसकी डेंसिटी जो है वो 10 है, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब ये 10 कब आएगा, जब उसका वेट कितना हो, 100 हो, और वॉल्यूम कितना हो, 10 हो। तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 वेट बाई वॉल्यूम, ठीक। अब कह रहा है कि यहाँ पे जब वो पानी सोखता है तो इंक्रीज कितना हो गया, वेट में कितना का इंक्रीज हुआ, पहले कितना था वेट 100, अब 40% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया 140। पहले वॉल्यूम कितना था 10, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 12। अब वेट बाई वॉल्यूम 140 में 12 से भाग दीजिए, कितना आएगा 11.16। पहले डेंसिटी कितना थी 10 था वेट बाई वॉल्यूम, अभी कितना हो गया 11.16। तो डिफरेंस क्या आया, 11.16 से 10 को घटा दीजिए, यानी कि 1.16 बाई बढ़ गया। इतने फैक्टर से आपका डेंसिटी जो है वो चेंज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीपीएस इज एन एब्रेविएशन फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट, जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट है। 1 लाइट इज ईयर इक्वल टू, ये 9.5 इंटू 10 ये आपका फैक्टोरियल है, फैक्टर है 10 टू द पावर 12, 9.5 इंटू 10 का पावर 12। ये एक दूरी का यूनिट है, लाइट वर्ष जो है दूरी का यूनिट है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी मापने के लिए इसका बेसिकली उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा 9.5 इंटू 10 टू द पावर 12। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे 4 है, चारों को पहले जान लेते हैं, आपको आसानी होगा। आर्कियोलॉजी, आपको पता है पुरातत्व, जो पहले से दबे हुए मटेरियल्स हैं। पोमोलॉजी, फ्रूट के डेवलपमेंट को देखा जाता है। स्प्लियोलॉजी, इसको गुफा विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि गुफाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये जो है ये है आपका स्टडी ऑफ ड्रीम्स, यानी कि 14 ओनेरियोलॉजी। नेसोफेबिया, नेसोफेबिया जो है फियर ऑफ डेवलपिंग डिजीज का है, कि किसी डेवलपिंग डिजीज के लिए अगर आपके अंदर डर है, दैट इज कॉल्ड नेसोफेबिया। द कलर ऑफ द ओनियन, जैंथोफिल के कारण ये पिंक हो जाता है। कैसा पिंक हो जाता है, जैंथोफिल के कारण ये पिंक होता है। द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग, इथाइलिन। इथाइलिन जो है नेचुरली भी फ्रूट्स के द्वारा छोड़े जाते हैं, लेकिन कब, जब वो पौधे से लगे हों तब। अगर आप तोड़ दिए हैं और आर्टिफिशियल तरीके से उसको पकाना चाहते हैं तो आपको एथिलीन आर्टिफिशियली प्रोवाइड करना होगा, जिससे वो पक जाएगा। और जब वो पकने लगता है तो खुद भी थोड़ा थोड़ा इथाइलिन प्रोड्यूस करने लगता है। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स कि 7.4, लगभग न्यूट्रल के बराबर होता है, 7.4। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, द फ्लावर सोन इन द इमेज। एक फ्लावर इसमें दिखाया गया था फॉल में, उस फ्लावर के द्वारा एक एंटी कैंसर प्रोडक्ट प्राप्त होता है, विनक्रिस्टिन। तो विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन आपके भारतीय मसालों में भी मिलते हैं। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन भारतीय मसाले और भारतीय जो ये फ्लावर्स है उसमें भी देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सबसे ज़्यादा लवण होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा, दैट मीन्स सी वाटर। ठीक है, अब कह रहा है एनोस्मिया एंड यूजेसिया। एनोस्मिया एंड यूजेसिया, ये यूजेसिया जो है ये टेस्ट लॉस का होता है। ये आपको 1000 में लगभग 2 लोगों में देखा जाता है, 1000 में से 2 लोगों में ये टेस्ट का होता है। और ये जो होता है आपको यूजेसिया, और हाँ एनोस्मिया, एनोस्मिया है ये लॉस ऑफ स्मेल होता है। ठीक है, तो स्मेल एंड टेस्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, कह रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार बच्चों के काम करने की उम्र सीमा क्या है, 14 वर्ष। 14 वर्ष से पहले अगर किसी बच्चे से आप काम कराते हैं तो ये कानूनन अपराध है। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, कह रहा है कि एक ट्रेडर जो है 26 किलो वाले राइस 20 kg
20 केजी उसके पास ऐसा राइस है जिसका प्राइस है 26 रुपये पर केजी, और 36 केजी एक ऐसा राइस है, सॉरी 30 केजी एक ऐसा राइस है जिसका प्राइस है 30 रुपये पर केजी। समझ गए? उसने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, टोटल कितना हो गया 50 केजी, और इस 50 केजी राइस को उसने किस हिसाब से बेच लिया, 30 रुपया पर केजी के हिसाब से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो 50 रुपये पर केजी वाले राइस को अगर वो 50 केजी राइस को अगर वो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा? नहीं, टोटल 50 केजी थोड़े होगा, 26 केजी ऑफ राइस 20 रुपये पर केजी, सॉरी ये 26 केजी था और ये 20 रुपये पर केजी के हिसाब से था। अच्छा, फिर 30 केजी ऑफ राइस 36 रुपये पर केजी। चलिए ठीक है, अब ठीक है, तो ये 56 केजी हो जाएगा, 56 केजी, और 56 केजी को उसने कैसे बेच लिया, 30 रुपये। तो टोटल पैसा उसको कितना मिलेगा? पैसा उसको मिलेगा 1680 रुपया। ठीक, अच्छा, अगर वो इस राइस को अलग बेचता, मिलाता नहीं, मिक्स नहीं करता, अलग से बेचता, तो 26 रुपये के हिसाब से 20 केजी राइस को बेचता तो उसको कितना मिलता? 520 रुपया। और 30 रुपये के हिसाब से कितना बेचता, 30 किलो राइस को 36 रुपये के हिसाब से बेचता तो उसको कितना मिलता आपको? 1080 रुपया। ठीक है, अब दोनों को मिला दीजिए तो टोटल कितना होगा? 1600। तो अगर अलग अलग बेचता तो वो 1600 रुपया उसको मिलता, लेकिन दोनों को मिला के बेच लिया तो 1680 रुपया। तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 80 रुपया के हिसाब से। अब 80 रुपया जो है वो 1600 का कितना परसेंट हुआ? 5%, क्योंकि 10% जो होगा वो 160 होगा, तो 5% कितना होगा? 80 रुपया। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ टंगस्टन? W। टी पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्टडी बेस्ड सुटेड? रेयर डिजीज के स्टडी के लिए कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट स्टडी है? तो ये बायोस्टैट का क्वेश्चन है, गिनते जाइएगा। केस कंट्रोल बायोस्टैट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल? सेफ्टी एंड टॉलेबिलिटी। फेज 1 जो होता है वो सेफ्टी के लिए होता है, 2 जो होता है वो इफेक्टिवनेस के लिए होता है, ठीक है, 4 जो होता है वो पोस्ट ट्रांसलेटेड होता है, और 3 जो होता है वो ये देखा जाता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो स्टैंडर्ड से कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी आपके ICMR प्रोटोकॉल का है। अब कह रहा है कि अब एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी 90% है, तो फॉल्स निगेटिव कितना होगा भाई? सीधे घटा लीजिए, 100 में से 90% यानी कि 10%। कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय ए स्पर्म कॉमनली अकर्स, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किस भाग में ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है? आपको बता दें कि ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि यहाँ पे जो होता है आपका ये होता है फर्टिलाइजेशन होता है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस क्या है? एटॉमिक नंबर। पहले एटॉमिक मास को रखा गया था, पहला जो पीरियोडिक टेबल बना था, अब हो गया एटॉमिक नंबर। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट क्या है? अपर रूप है किसके? कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इथाइल मर्कैटो इथेनॉल। अब कह रहा है क्वेश्चन कि LPG जो सिलेंडर हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं क्या होता है? स्मेललेस होता है, ये स्मेल नहीं होता, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्कैप्टो इथेनॉल। अब पूछ रहा है कि ये इथाइल मर्कैप्टो इथेनॉल किसका कंपाउंड है? तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है आपको होता है C2H6OS। OS ध्यान दीजिएगा, OS यानी कि सल्फर का। तो ये जो कंपाउंड होता है वो किसका कंपाउंड होता है? सल्फर का। अब कह रहा है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जो है एक तरह का व्हाइट क्रांति था,
ये मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट के लिए डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन में बढ़ावा करता है। अब कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये आपको 6 ज्योग्राफी या जीके में भी मिल जाएगा, किस लोकल टाइम के अनुसार चलता है? तो मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद, ठीक है। मिर्ज़ापुर से आपका जो प्रधान यामोतर जो है उसी से होकर के गुजरता है, ठीक है। अब चलिए, प्रधान में तो उसी से गुजरता हुआ मैंने। अब कह रहा है कि एक बैग में 7 ग्रीन और 8 व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो ये x/15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को नीचे लिख देंगे। अब कह रहा है 7 और 8 दोनों के साथ निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सबसे आसान चीज़ है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो मिनिमम नंबर है वहीं आपका ऊपर रहेगा 7/15, क्योंकि मैक्सिमम नंबर वाला 2 समान बल्ब एक साथ निकल सकते हैं, ठीक है। तो 7/15। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 4। इसको ऐसे भी याद सकते हैं, मीडियन में ज़्यादा लेटर हैं तो 3 इसके साथ होगा, मीन में कम लेटर हैं तो 2 इसके साथ होगा, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगला क्वेश्चन है व्हेन इन्वेस्टिगेटर यूजेज द डाटा, कह रहा है कि किसी दूसरे के द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को अगर कोई इन्वेस्टिगेटर यूज करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डाटा, क्योंकि उसके खुद का कलेक्ट किया हुआ डाटा नहीं है, वो किसी दूसरे का डाटा यूज कर रहा है। ओके। अब कह रहा है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल, कह रहा है कि इनके मीन किसे, इनका जो डेविएशन है उसको कलेक्टिव फॉर्म कितना होगा? तो इनका मीन निकाल लीजिए, यानी कि टोटल को जोड़ करके, टोटल को जोड़ लीजिए, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, यहाँ पे मीन आ जाएगा। अब जितना मीन आएगा उससे उसमें से सबको घटा लीजिए, घटाने पे जो रिजल्टेंट आएगा x, y, z और सबको जोड़ दीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आपको वेरिएंस और मीन का जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1, ये फॉर्मूला पुट करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब कह रहा है कि मैरिटल ग्रुप ऑफ पीपुल को रिप्रेजेंट करने का जो वेरिएबल है वो क्या होता है? नॉमिनल होता है, ठीक है। कह रहा है कि किसमें से जो है अच्छा, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो कौन सा टाइप एरर होगा? तो इसमें टाइप 1 एरर आपका होगा, ठीक है। बायोस्टेट का क्वेश्चन है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा होता है? 1 वे एनोवा जो होता है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर x और y दोनों में से 20 को कांस्टेंट को घटाया गया है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट में कितना चेंज आएगा? तो चूंकि दोनों में से समान डिजिट को घटाया गया है तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर अलग अलग डिजिट घटाया जाता तो चेंज होता। अब कह रहा है कि रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, इसमें होमियोसेडिसिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या बायोस्टेट का क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए औरों को भी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर हो सके और ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू सो मच।